हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सुंगकालीन कला के बारे में, आर्ट ऑफ सुंगा पीरियड। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुंग काल का एक महत्वपूर्ण स्तूप है जिसका नाम है भरहुत का स्तूप। तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी साथ ही में आप लोग अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा। दोस्तों, हम आपकी सहायता करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हैं, तो आप चाहें तो हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो सभी लोग जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सुंग वंश की कला। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सुंग वंश की स्थापना कैसे हुई। चलिए, मौर्य वंश के शासक बृहद्रथ की हत्या करके इसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने लगभग 187 ईसा पूर्व में एक नवीन राजवंश सुंग वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश के शासक बृहद्रथ की हत्या करके इसी का सेनापति, जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंग, इसने लगभग 187 ईसा पूर्व में एक नए राजवंश की स्थापना की और वह नया राजवंश क्या था? सुंग वंश। तो सुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र सुंग ने। ध्यान रखिएगा। सुंगों के शासनकाल के दौरान मौर्यों द्वारा शुरू की गई कला शैली में गिरावट आई। देखिए, मौर्यों के समय कला में बहुत ही अच्छे काम हुए हैं। इससे पहले मौर्य काल आप लोगों को पढ़ाया गया था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखिएगा, क्योंकि मौर्य काल से भी एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो मौर्यों के समय कला में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए थे। और फिर क्या होता है, जब सुंग काल स्टार्ट होता है तो मौर्यों द्वारा शुरू की गई कला में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। सुंग काल के दौरान विशाल मूर्ति कला का विकास किया गया। यद्यपि 112 वर्षों के सुंगों के शासनकाल में बौद्ध धर्म की गिरावट देखी गई थी, फिर भी बौद्ध चैत्य भवन का निर्माण सुंग काल में किया गया। थोड़ी बहुत गिरावट आती है, लेकिन फिर भी बौद्ध चैत्य भवनों का निर्माण सुंग काल में किया गया है। भरहुत स्तूप 2री शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य बनाया गया और सांची स्तूप को 2री शताब्दी ईसा पूर्व में फिर से बनाया गया और 4 कोनों में 4 प्रवेश द्वार जोड़े गए। ये द्वार अपनी मूर्ति कला की गहनता के लिए प्रसिद्ध थे। तो सुंगकालीन का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप है भरहुत का स्तूप और इसके बारे में आपको आगे डिटेल से बताया जाएगा। और जो सांची का स्तूप है ये मौर्य काल का है, लेकिन इसमें कुछ काम सुंग काल में भी कराया गया है। तो मेन आपका है भरहुत का स्तूप और सांची के स्तूप में थोड़ा बहुत काम सुंग काल में करवाया गया है। सुंग काल की सबसे प्रमुख विशेषता चपटे डोल वाली हल्की नाटी मूर्तियां हैं। यहाँ पर नाटी मूर्तियां बनाई गई हैं। ये सुंग काल की एक प्रमुख विशेषता है जो सांची और भरहुत में दिखाई देती हैं। देखिए, मूर्तियों का निर्माण जो है वो जो आपका भरहुत का स्तूप है और सांची का स्तूप, इनमें मूर्तियां बनाई गई हैं सुंग सातवाहन काल में। ठीक है। और सांची का स्तूप बना है मौर्य काल में, लेकिन यहाँ पर मूर्तियां जो हैं वो सुंग और सातवाहन काल में बनाई गई हैं। सांची और बोध गया की रेलिंग पर उकेरी गई मूर्तियां सुंग मूर्तिकला का एक विलुप्त अवशेष है। विलुप्त अवशेष का मतलब है कि ये चीज़ें अब गायब हो चुकी हैं, हमें देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिली हैं, तो उसी को कह दिया गया है विलुप्त अवशेष। फिर हम लोग पढ़ते हैं भरहुत का स्तूप। भरहुत के स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसे पढ़िएगा। ठीक है। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। यह स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। भरहुत के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र सुंग ने। और यह कहाँ बना हुआ है? ये मध्य प्रदेश राज्य में है और जिला कौन सा है? सतना। सुंगों के शासनकाल में निर्मित सुंगकालीन मूर्तिकला का यह एक प्रमुख केंद्र है। सन 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने भरहुत स्तूप की खोज की थी। भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी, यानी इसे प्रकाश में कौन लाया था? तो जनरल कनिंघम। और कब लाए थे? 1873 ईस्वी में। यानी 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम के द्वारा भरहुत स्तूप की खोज होती है। स्तूप के टीले में कनिंघम ने मौर्यकालीन ईंटें प्राप्त हुई। देखिए, जो भरहुत का स्तूप है, इस स्तूप में कनिंघम को मौर्यकालीन ईंटें प्राप्त हुई हैं। इससे ज्ञात होता है कि यह स्तूप मौर्य काल से ही विद्यमान था।
तो यहाँ पर जो मौर्यकालीन ईंटें मिली हैं भरहुत में, इससे क्या अनुमान लगाया गया कि यह स्तूप मौर्य काल में भी विद्यमान था और शुंग काल में इसका विकास, विस्तार एवं साज सज्जा इत्यादि हुई है। बेनी माधव बरुआ का विचार है कि यह स्तूप 3 विभिन्न कालांतरों में निर्मित किया गया होगा। इन 3 कालों की तिथियां बरुआ ने मौर्य अथवा मौर्योत्तर काल से लेकर लगभग 100 वर्षों के समय तक निश्चित की हैं, निर्धारित की हैं। तो बेनी माधव बरुआ ने क्या माना है कि जो भरहुत का स्तूप है ये 3 अलग अलग समय में बना है, और 3 अलग अलग समय कौन से हैं? मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और इसके बाद का जो शुंग काल आता है वो। ठीक है, इस क्रम में सर्वप्रथम स्तूप का निर्माण एवं शिलाच्छादन किया गया। तत्पश्चात वेदिका एवं तोरण द्वार बनाए गए। अंत में धनभूत नामक राजा ने शुंगों के शासनकाल में पूर्वी तोरण का निर्माण करवाया। यहाँ से जो स्तूप की वेदिका तथा पूर्वी तोरण के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन्हें 1875 ईस्वी में कोलकाता के संग्रहालय में, इलाहाबाद के म्यूनिसिपल संग्रहालय तथा अन्य अवशेष देश विदेश के संग्रहालयों में सुरक्षित रखवा दिए गए हैं। तो जो आपका भरहुत का स्तूप है, यहाँ से जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ संग्रहित किए गए हैं? तो देखिए, कोलकाता के संग्रहालय में, इलाहाबाद के म्यूनिसिपल संग्रहालय में और देश विदेश के जो अन्य संग्रहालय हैं वहाँ पर सुरक्षित कर दिए गए हैं। भरहुत का स्तूप अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में बना हुआ है। भरहुत का स्तूप कैसा है? अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में। देखिए, स्तूप इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, और इसका पत्थर कैसा है? लाल रंग का तथा चुनार जैसा रवेदार है। देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, रवेदार या फिर दानेदार है। इसके तल का व्यास 68 फीट था और आधार के चारों ओर एक ऊंची मेधी बनी हुई थी जिस पर जाने के लिए सीढ़ियां थीं। सांची की भांति इसके भी 4 तोरण थे। तोरण क्या होते हैं? प्रवेश द्वार। जो स्तूप के प्रवेश द्वार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तोरण द्वार। तो सांची में भी 4 तोरण द्वार हैं और भरहुत में भी, जिनकी ऊंचाई 22 फीट से अधिक है। और जो तोरण द्वार यहाँ पर बनाए गए हैं उनकी ऊंचाई 22 फीट से अधिक है। वेदिका में आयताकार खंभे लगे हुए हैं जो सूचियों के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वेदिका यानी कि दीवार। वेदिका के प्रत्येक अंश पर बौद्ध कथाओं, यक्ष आदि देव योनियों तथा बेल बूटेदार अलंकरण किया गया है। तो जो यहाँ पर वेदिका मिली है यानी बाउंड्री जो मिली है उस पर बौद्ध कथाएं हैं, यक्ष और देव योनियों के यहाँ पर चित्र मिले हैं, बेल बूटों से भी अलंकरण किया गया है। आगे देखते हैं। 2 तोरणों के शीर्ष पर वृषभ व 2 पर सिंह हैं जो एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए बैठे हैं। तो यहाँ पर 4 तोरण द्वार हैं जिनमें से 2 तोरण द्वार पर वृषभ शीर्ष है और 2 पर सिंह शीर्ष है। यानी कि जो तोरण द्वार का शीर्ष है, ऊपरी भाग है, उनमें 2 तोरणों पर वृषभ यानी बैल बनाया गया है और 2 पर सिंह बनाया गया है, जो कैसे बैठे हैं? एक दूसरे की तरफ पीठ सटाए हुए, जैसे आपका अशोक का स्तंभ है उस पर शेर बने हुए हैं, उसी तरीके से इसमें भी बने हुए हैं। यहाँ की मूर्तियाँ लोक जीवन से प्रेरित हैं। भरहुत की मूर्तियाँ लोक जीवन से प्रेरित हैं। यहाँ से लगभग 40 जातक कथाओं के दृश्य, 6 बुद्ध जीवन से संबंधित दृश्य तथा लगभग 40 यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएँ मिली हैं। देखिए, यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएँ क्या होती हैं? ये जो देव होते हैं, देवता होते हैं, उन्हीं के समक्ष इनको भी माना जाता है। राक्षसों से थोड़ा ऊपर और देवताओं से थोड़ा नीचे की जो बीच की कैटेगरी होती है उसे हम यक्ष या फिर यक्षिणी कहते हैं। जो मेल उसे यक्ष और जो फीमेल उसे यक्षिणी। तो ये हो गई यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएं और इनकी भी पूजा की जाती है। आगे देखते हैं। यहाँ पर बुद्ध के चरण चिन्ह, बोधि वृक्ष, चक्र आदि अंकित है, किंतु कहीं पर भी बुद्ध की आकृति नहीं मिलती। जो आपका भरहुत का स्तूप है इसमें बुद्ध के जो चरण चिन्ह हैं, बोधि वृक्ष, चक्र इत्यादि चीज़ों का अंकन किया गया है, यानी कि बुद्ध से संबंधित चीज़ों का प्रतीकात्मक अंकन किया गया है, लेकिन यहाँ कहीं पर भी बुद्ध की आकृति नहीं मिलती है। यहाँ पर व्यंग से संबंधित दृश्य भी अंकित हैं, जिनमें बंदर बाजे गाजे के साथ व दांत को रस्सी में फंसाकर हाथियों द्वारा खींचे जाने के दृश्य इत्यादि को दिखाया गया है। तो भरहुत के स्तूप में व्यंग चित्र भी बनाए गए हैं। देखिए, व्यंग चित्र यानी कि हंसी मजाक वाले चित्र, तो भरहुत में इस प्रकार के चित्र भी देखने को मिलते हैं।
और ये है भरहुत का पूर्वी तोरण द्वार। देखिए 4 तोरण द्वार हैं, जिनमें से कौन सा है पूर्वी तोरण द्वार। तो तोरण द्वार की जो वेदिका है इस पर चित्र बने हुए मिले हैं और यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भरहुत की कला की विषय वस्तु। विषय वस्तु क्या है, यानी किन चीज़ों को यहाँ पर अंकित किया गया है। तो पहला पॉइंट है बुद्ध चरित्र, जातक एवं अवदान कथाएं। तो बुद्ध चरित्र से संबंधित चित्र हैं और बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जिन्हें क्या कहते हैं जातक कथाएं। तो यहाँ पर जातक कथाओं का भी अंकन है। मानुषी बुद्धों से संबंधित दृश्य, देव समुदाय को दिखाया गया है, देवताओं को। तत्कालीन समाज यानी उस समय का जो समाज था उसे चित्रित किया गया है, जिनमें क्या दिखाया गया है कुलीन तथा सामान्य व्यक्ति एवं स्त्रियां। फिर पशु जगत, पशुओं को भी अंकित किया गया है और अलंकारिक चित्र। तो ये हो गई भरहुत की विषय वस्तु। फिर भरहुत से प्राप्त यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएं। देखिए भरहुत से लगभग 40 यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। तो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। जो प्रमुख हैं वो आपको यहाँ पर बता दी जाएंगी। तो यक्ष प्रतिमाओं में कौन है, गंगित, सुप्रवास, सुचिलोमा, आजकालिक, विरूढ़क और कुबेर। ये हो गए यक्षों के नाम यानी यक्ष प्रतिमाएं। और यक्षिणी प्रतिमाओं में कौन है, सिरिमा, सुदर्शना, सुभद्रा, मित्रकेशी, अलम्बुषा, चूलकोका, चंद्रा इत्यादि। तो ये हो गई यक्ष यक्षिणी प्रतिमाएं। और इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।